बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको पिछला लेक्चर यकीनन याद होगा और उस लेक्चर में हमने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में बताया था और हमने आपको बताया था कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और उनकी करैक्टरिस्टिक्स भी बताए थे, ठीक है। और वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन होता है। होपफुली आपको वो अच्छी तरह से याद भी होगा। आज हम प्रोडक्शन एनालिसिस देखेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इट्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन एनालिसिस। हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्शन को एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। सो स्कोप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द स्कोप। हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एनालिसिस करेंगे, उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल देखेंगे और आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट एनालिसिस भी करेंगे। नाउ प्रोडक्शन एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्शन एनालिसिस, प्रोडक्शन, राइट। सो व्हाट इज प्रोडक्शन? हम जब इनपुट, आपको याद होगा इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इकट्ठे जो है अप्लाई करने को हम इनपुट क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ये इनपुट है, ठीक है। और इनपुट लगाकर हमें जो चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं उसे हम बोलते हैं आउटपुट, ओके। सो प्रोडक्शन इज आउटपुट, ठीक है। बाय अप्लाइंग डिफरेंट इनपुट्स जो चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट। और आउटपुट क्या होती है? प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन conversion or transformation of input to output, okay. Process adds value to inputs to satisfy needs or wants. So inputs जो हैं उनको एक प्रोसेस से गुजार कर कैसी चीज़ बनाना जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे, नीड्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन आपको समझाना है। प्रोडक्शन क्या होता है? इनपुट का इस्तेमाल करके जो चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं, आउटपुट, जो आउटपुट आती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन ये कन्वर्ट करते हैं हम इनपुट को आउटपुट में, ठीक है। सो आई होप के प्रोडक्शन का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो एडिशन ऑफ वैल्यू है, एडिशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। प्रोडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ वैल्यू। जस्ट आप इस तरह से देखिए, लेट्स से लकड़ी है, ठीक है, उसमें डेफिनेटली यूटिलिटी मौजूद है, ठीक है। अगर आप उसे जलाने के काम, उससे खाना बनाना है आपने, उसे जलाकर, तो उसमें यूटिलिटी मौजूद है। अब आपने कुछ इनपुट उसमें लगाया, ठीक है, और लेबर लिया, ठीक है, कुछ रॉ मटेरियल लिया, मेखें ली और पेंट लिया और उसी को हमने लकड़ी को टेबल बना दिया, ठीक है। सो बेसिकली जो इनपुट आपने देखा, लेबर जो उसको यानी कि बढ़ी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, बढ़ी और लकड़ी और ये सारी इनपुट्स थी, उनको जो है हमने टेबल बना दिया, ठीक है। सो ये जो एडिशन हुई है यूटिलिटी में, ज़ाहिर है लकड़ियों में यूटिलिटी मौजूद है, लेकिन जितनी यूटिलिटी टेबल में मौजूद है उतनी लकड़ी में मौजूद नहीं है। सो आप कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ वैल्यू को में एडिशन लाना, ठीक है, उसमें ऐड करना, उसमें इजाफा करना, ठीक है, या उस यूटिलिटी में इजाफा करने को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। सो होपफुली आपको प्रोडक्शन जो है वो समझ आ गया होगा। अभी हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ देखें, एनालिसिस। नो, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस term is analysis, production analysis. प्रोडक्शन आपको समझ आ गया, by using input हम उसको आउटपुट लेते हैं, ठीक है, हम उस आउटपुट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। नाउ एनालिसिस, लुक, अब इनपुट और आउटपुट को पर कुछ लॉ अप्लाई होते हैं, ठीक है, या ऐसे जो लॉ गवर्न्स रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, राइट। सो
वो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन एनालिसिस। टू एनालाइज द प्रोडक्शन व्हाट विल डू इज दैट हम उन लॉज को देखते हैं जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताते हैं। इट मीन लॉज गवर्निंग रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन एनालिसिस। ओके, सो प्रोडक्शन आपको समझ आई, इनपुट्स लगाकर आउटपुट लेना, राइट? तो आउटपुट को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन, राइट? प्रोडक्शन एनालिसिस मीन कि ऐसे कवानीन, राइट, ऐसे लॉज जो रिलेशनशिप बताते हैं इनपुट का और आउटपुट, यानी कि हम इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट पे क्या असरात होंगे, ठीक है? या इब्तदाई तौर पे अगर इनिशियली वी इंक्रीज द इनपुट व्हाट विल हैपन विद आउटपुट, राइट? सो इस तरह से हम देखते हैं, और फिर अगर उसके बाद हम इनपुट बढ़ाएं तो फिर क्या होगा, ठीक है? सो आई होप laws help decide optimal combination of input for desired result at lowest cost। so कम से कम कॉस्ट पर, ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीन जो है वो आउटपुट लेना जो है, ठीक है जी। इनके इस तरह से देख लीजिए कि ऑप्टिमल कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट, यानी कि इनपुट के बेहतर तरीन वो कौन से कम्बिनेशन है जिससे हमें प्रोडक्शन मिलती है, आउटपुट मिलती है कम से कम कॉस्ट पर। ओके, सो प्रोडक्शन एनालिसिस, क्लियर, इट इज लॉज गवर्निंग रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, एंड लॉज हेल्प डिसाइड, और ये लॉ हमें क्या करते हैं, ये हमारी मदद करते हैं किस हवाले से, कि किस तरह से हम इनपुट के डिफरेंट कम्बिनेशन से मैक्सिमम आउटपुट लें जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम से कम हो। ओके, सो लॉज हेल्प decide optimal combination of input for desired results at low cost। Okay, so this is the concept of production analysis। Okay, now हम production analysis करते किस तरह से, वो laws कौन से हैं, ठीक है? एक है law of variable proportion, the second one is law of return to scale। और टेक्निक्स कौन सी एनालाइज करने की? These are production possibility analysis, ISO cost और ISO quant analysis। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में ये लॉज भी हम दोनों देख लें और जो टेक्निक्स हैं वो भी दोनों सीख लें। ओके, सो विल स्टार्ट विद look at the previous slide। okay, so laws govern relationship between input and output, production analysis हो गया, और laws help decide optimal combination of input for desired result at lowest cost। so optimal combination किस चीज के? इनपुट के। ओके, ये ज़हन में रखिएगा, इनपुट के ऑप्टिमल कम्बिनेशन, यानी कि कितना कैपिटल हो, कितना लेबर हो, कितनी लैंड हो, कितनी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है ना, ये डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं, राइट? सो हम आपको ये लेटर ऑन जब हम आपको इसमें जो है वो ज़्यादा तफसील से आगे जाएंगे तो आपको ये कम्बिनेशन समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? नाउ प्रोडक्शन फंक्शन, इससे पहले कि हम इस स्लाइड की तरफ जाएं, ठीक है, आपको कुछ बातें याद दिलाता हूं। हमने आपको बताया था डिमांड फंक्शन, और डिमांड फंक्शन में हमने बताया था कि डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, टेस्ट, फैशन, वेदर एटसेट्रा। रिमेंबर, सो ये फंक्शन था, राइट? सो किसका? डिमांड फंक्शन था। इसमें हमें डिमांड का और प्राइसेस का जो और इनकम का जो रिलेशनशिप है वो हमें पता चला था, ठीक है? हमने अज्यूम किया था कि इफ अदर थिंग्स डू नॉट चेंज देन व्हाट हैपेंस, देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा। सो देखिए, आपने रिलेशनशिप बताता है हमें, फंक्शन हमें क्या बताता है? बेसिकली रिलेशनशिप बताता है, ठीक है? अच्छा, फिर साथ हम ये देखते हैं कि हम अब जब एक से ज़्यादा जो है आपकी इनपुट्स हों, अगर जैसे लेबर और कैपिटल फर्ज कर लें, दो इनपुट्स हैं, तो देखें एक इसमें दो ऑप्शंस आपके सामने है। अगर तो सिर्फ एक इनपुट है तो फिर क्या हो सकता है? फिर ये हो सकता है कि इंक्रीज इन इनपुट और डिक्रीज इन इनपुट, राइट? सो ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं कि अगर हम लेबर है, फर्ज करें एक इनपुट है, तो लेबर को बढ़ाया जाए फिर क्या होगा, ठीक है, और लेबर को कम किया जाए तो फिर क्या होगा, यानी कि इनपुट बढ़ाई जाए या इनकम लेबर बढ़ाया जाए या
लेबर कम किया जाए तो उससे क्या असरात होते हैं आउटपुट पर। आउटपुट मीन प्रोडक्शन, राइट। सो सबसे पहला जो प्रोडक्शन फंक्शन आपको बताता है वो क्या बताता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या चीज़, सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सो ये सब्स्टिट्यूशन विद इन वन इनपुट इटसेल्फ भी हो सकती है। वो कैसे, इंक्रीज या डिक्रीज करके, ठीक है। और अगर दो इनपुट्स हों जैसे लेबर और कैपिटल, तो लेबर को बढ़ा के कैपिटल को कम करके या कैपिटल को बढ़ा के लेबर को कम करके भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये लेबर को कैपिटल के साथ, कैपिटल को लेबर के साथ भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकें। यहाँ पर मैं जो है वो आपको एक अगरचे कि हम इस कंसेप्ट को तफसीलन देखेंगे लेटर ऑन किसी लेक्चर में, लेकिन आपको बताऊँ अगर किसी भी जो है प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर लेबर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हो और कैपिटल कम हो रही हो तो टेक्निकली हम उसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं, ठीक है। और अगर कैपिटल ज़्यादा और लेबर कम इस्तेमाल हो रहा हो तो हम इसे कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं, ठीक है। सो एनीवे ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए एक बात बताई। तो अभी जो आपको एक नुक्ता समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करता है। अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन केस ऑफ वन इनपुट क्या है कि जी इन बाय इंक्रीज और डिक्रीज वी कैन डू दिस, और इन केस ऑफ मोर देन वन, राइट, सो फिर में वन इनपुट बाय अनदर, राइट। सो वो ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बाय वन इनपुट by another. Okay, so this is how we can see the substitution of resources under production function. Okay, now then production function क्या हमें बताता है, relationship between input and output। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि अगर हम इनपुट ज़्यादा करें तो आउटपुट पर क्या असरात होंगे, ठीक है। तो ये हमें रिलेशनशिप भी बताता है, ठीक है। और ये जो नीचे एक इक्वेशन सी आपको बिल्कुल बॉटम लाइन में नज़र आ रही है, P इज इक्वल टू एफ ऑफ R1 R2 Rn। इसमें P प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है या आउटपुट के लिए कह लें, R1 R2 Rn तक ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, राइट। सो आप देख लें कि जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन, P इज फंक्शन ऑफ R1 R2 and Rn, okay, so it means P depends upon R1 R2 and Rn, okay, so ये प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। सो बेसिकली हमने बताया आपको कि प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर दो चीज़ें हम देखते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वो विद इन वन इनपुट इटसेल्फ भी हो सकते हैं और वन इनपुट बाय अनदर भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या देखते हैं जो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, वो देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये हमें रिलेशनशिप भी बताता है, ठीक है। सो रिलेशनशिप आपको याद होगा पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, जैसे कि प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप था, जैसे प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप था, जैसे इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप था, ठीक है। तो ये बातें आपको यकीनन याद होंगी, ठीक है। तो रिलेशनशिप को जो एक्सप्लेन करने के लिए हम फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, ओके। सो प्रोडक्शन के यानी कि इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को बयान करने के लिए हम प्रोडक्शन फंक्शन बताते हैं। आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। नाउ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो हाउ टोटल मार्जिनल आउटपुट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन वन इनपुट कीपिंग अनदर इनपुट कांस्टेंट, ओके। सो इससे पहले कि हम इसको एक्सप्लेन करें, आपको टोटल का कंसेप्ट यकीनन मालूम होगा, कुल, ठीक है, और मार्जिनल का, राइट। अगर आप एक इनपुट बढ़ाएं, ठीक है, तो उससे आउटपुट में जितनी चेंज आएगी उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल आउटपुट, राइट, मार्जिनल चेंज इन मार्जिनल, ओके। सो देखिए इनपुट के बढ़ाने से प्रोडक्शन में जो चेंज आती है, सो नेट चेंज, राइट, बाय हायरिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट, उस नेट चेंज को क्या कहते हैं, मार्जिनल, ओके। जैसे आपको यूटिलिटी में मैंने बताया था कि इफ यू यूज 1 glass ऑफ वाटर यू गेट यूटिलिटी लेट्स से 10 और 2 इट्स 18, सो व्हाट इज द नेट यूटिलिटी ऑफ द सेकंड ग्लास, दैट इज 8, okay. So this 8 is marginal utility of the second glass. Likewise we can say agar if we hire one labor and the production is 10, let's say 10 unit, or if we take an example of marker, so if एक labor जो है वो उससे हमें 10 markers वो produce करते हैं, right. So अगर हमने दूसरा labor hire किया तो for example अगर production 24 हो गई है तो दूसरे labor की net production क्या है, that is 14. So marginal productivity of the second labor is 14, okay. और अगर हम अज्यूम कर लेंगे थर्ड लेबर हायर किया और
टोटल प्रोडक्शन बढ़कर 30 हो गई है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे थर्ड जो लेबर हमने हायर किया उसकी प्रोडक्टिविटी ओके किस कदर बढ़ी, नेट उसके आने से प्रोडक्शन में कितनी चेंज आई है, दैट इज 16, राइट, 30 माइनस 14, ओके, दैट इज 16, right? So it means that the marginal productivity of the third labor is 16. Okay, you understand the concept of marginal productivity, I hope. Okay, so आप देखें total production या product क्या होता है, वो ये होता है कि by applying labor how much we are producing, labor or any factor, हमें कितनी कुल production मिल रही है। हमें अगर 3 मजदूर लगाए थे हमने तो हमारी production 30 है। Okay, so ये this it means 30 is the total product, right? So total productions. और अगर हम एवरेज प्रोडक्ट निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, सो टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल अभी जो हम एक हाइपोथेटिकल हमने आपके सामने एक एग्जांपल रखी, ठीक है, तो उसमें प्रोडक्शन थी 30 और लेबर थे 3। ओके, तो आप देखें कि 3 जो मजदूर हैं वो प्रोडक्शन 30 दे रहे हैं, तो टोटल है 30 divided by 3 labor, that is 3. So average productivity of labor is 3. Okay, so marginal productivity of labor is, you know, for the third one is 16. If we apply 1 labor, productivity is 10. Okay, so we can say the net productivity of first labor is 10. If we apply the second labor, right, the total productivity increased, let's say it's whatever, it's 24, right? So 24 by 24 we mean, okay, so net productivity of the second unit applied, that is labor, right? So इसका net था 14. Okay, so इस तरह से आपने देखा net जो चेंज आती है प्रोडक्शन के अंदर by hiring an additional unit of you know labor, let's say if we are taking example of labor, right? So आपको ये बात अच्छी तरह एवरेज, टोटल और मार्जिनल के कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये इसलिए इसके ऊपर मैंने हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, बट वी आपको याद है जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बात हो चुकी है, ठीक है। तो आपको मार्जिनल का कंसेप्ट होपफुली जो है ना वो पहले से क्लियर भी था और आज उम्मीद है इसको मज़ीद आपको बेहतर हुआ। सो अब हम देखते हैं कि हाउ टोटल एंड मार्जिनल आउटपुट अफेक्टेड बाय चेंज इन वन इनपुट कीपिंग अनदर इनपुट कांस्टेंट, राइट। सो देखिए दो लेट्स से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल और लैंड। ओके, बाय कीपिंग वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज कैपिटल, लेट्स से फॉर we assume that capital is fixed. Okay, so by keeping capital fixed, if we add another, मसलन एक मशीनरी है, एक कारखाना है, वो उसको हम नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, उसके ऊपर मजदूरों की तादाद बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है कि वो कारखाना हम फिक्स रखें, उसको मत बढ़ाएं, ठीक है, जबकि उसके ऊपर मजदूरों की तादाद बढ़ाते चले जाएं। हाउ टोटल मार्जिनल आउटपुट अफेक्टेड बाय चेंज इन वन इनपुट कीपिंग अनदर इनपुट कांस्टेंट। सो वन इनपुट अज्यूम कर लेते हैं लेबर, अदर इनपुट अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल। सो कैपिटल फिक्स है, लेबर वेरिएबल है। ओके, सो ये हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है, राइट। सो एज अ प्रोडक्शन ऑफ वन फैक्टर इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इन is increased, marginal average output will increase, then after a point first marginal and then average output will diminish, right? So this is law of variable proportion, right? So एक फैक्टर को हम कांस्टेंट रखें, दूसरे को इंक्रीज करें, बढ़ाएं, तो उससे आउटपुट जो है वो इंक्रीज करेगी। पहले क्या इंक्रीज करेगी, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ओके, फिर इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, फिर मैक्सिमम पे पहुंचेगी, फिर ये जो है वो आपका तीसरी और चौथी फेज आएगी। हम लेटर और अगली स्लाइड्स पे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे कि शुरू में इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होता है, ठीक है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से ऊपर होती है, ठीक है। फिर ये दोनों एक जगह आती है जहाँ पे मार्जिनल और एवरेज इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक स्टेज आती है कि एवरेज ऊपर और मार्जिनल नीचे हो जाता है, ठीक है। और फिर एक स्टेज आती है जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। इफ़ वी अप्लाई मोर लेबर आफ्टर दैट देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में हमने आपको कुछ बताया, होपफुली आपको समझ आएगा। आई रिपीट द डेफिनेशन एज proportion of one factor in a combination of factors is increased, marginal and average output will increase, then after a point first marginal and then average
आउटपुट विल डिमिनिश, राइट। सो पहले मार्जिनल गिरेगी और फिर एवरेज गिरेगी। जब पहले मार्जिनल गिरेगी तो देखिए मार्जिनल नीचे हो जाएगा, एवरेज ऊपर होगा, तो हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, राइट। सो याद रखिएगा ये एप्लीकेबल है शॉर्ट रन में। सबसे पहले ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो कंसेप्ट है मैं आपको जल्दी से बता दूं, ठीक है। शॉर्ट रन वो अरसा वक्त होता है जिसमें आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो आप लेबर तो ज़्यादा हायर करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि आप कैपिटल या लैंड या ये जो नया कारखाना लगा लें, ठीक है। सो टाइम जो है ना शॉर्ट होता है, उसमें इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जो है लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और कैपिटल को चेंज नहीं। कैपिटल बाय कैपिटल मैंने किसी मौके पे आपको आगे भी एक्सप्लेन किया था। कैपिटल से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ जिससे आप मजीद इनकम हासिल कर सकते हो। आमतौर पे मशीनरी को कैपिटल जो है ना वो हम समझते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैपिटल के बारे में तफसीलन बताया, ठीक है। सो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दी थी, आपको याद होगा कि अगर एक वीडियो कैमरा है और आप अपने घर में और शादियों पे सालगिरह वगैरह या इस घर के ओकेजन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल नहीं होगा। द मोमेंट यू डिसाइडेड कि आप प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जो है वो मैच कवर करेंगे या आप शादियां जो है वो मज़ीद इनकम हासिल करने के लिए लोगों की शादियां कवर करेंगे, ठीक है, उनको जो है इसी तरह से आप जो है लोगों की दूसरे लोगों की सालगिरह के पर अपना कैमरा लेके जाएंगे और पैसों के लिए जो है वो for the sake of reward you start working, so now that camera will become your capital, okay। so ये सिर्फ आपको एक ढीली ढाली सी जो है क्रूड की सी मिसाल दी है, ठीक है। एक मशीनरी जो है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। so जैसे कि अगर मार्केट बनाने का जो कारखाना है वो हम कैपिटल कहेंगे, ठीक है। अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, ठीक है, तो हम एक मजदूर मजीद हायर कर लेंगे या एक और हायर कर लेंगे या कुछ और हायर कर लेंगे, लेकिन वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि हम उसमें नया कारखाना लगा सकें, ठीक है। तो ये शॉर्ट रन का कंसेप्ट है। तो ये जो मार्जिनल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये शॉर्ट रन पे अप्लाई होता है। देखिए ना, जब मैंने आपको बताया कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रखते हैं, ठीक है, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, जैसे कैपिटल कांस्टेंट है, तो उसका कांस्टेंट होना ही आपको बता रहा है कि टाइम पीरियड इतना कम है कि आप उसको जो कैपिटल को है वो जो है वो डबल नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप यानी कि कारखाने का साइज़ नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। सो ये लॉ जो है ये जो है शॉर्ट रन में अप्लाई होता है, ओके। नाउ मैंने आपको बताया देयर 3 स्टेजेस, ओके। ये आपकी आसानी के लिए हम स्टेजेस बता रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन आउटपुट में कितनी स्टेजेस में होता है? 3 स्टेजेस। 1 इंक्रीजिंग रिटर्न व्हेन मार्जिनल रिटर्न राइजेस, 2nd कांस्टेंट रिटर्न व्हेन मार्जिनल रिटर्न फॉल्स, 3rd डिमिनिशिंग रिटर्न व्हेन मार्जिनल रिटर्न बिकम नेगेटिव, ओके। सो ये 3 स्टेजेस हम देखेंगे, आपको अभी जो है वो देखिए आपके सामने एक टेबल है। सो पहले कॉलम में नंबर ऑफ वर्कर्स है, दूसरे में टोटल प्रोडक्शन है, और तीसरे में एवरेज प्रोडक्शन है, चौथे में मार्जिनल प्रोडक्शन है, और लास्ट कॉलम में मैं आपको स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बताऊंगा, ठीक है। सो आप देखेंगे कॉलम 1 में फ्रॉम 1 to 8 आपका लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके। और अगर हम एक वर्कर हमारा काम, एक लेबर काम कर रहा है तो प्रोडक्शन है 8, और अगर 2 काम कर रहे हैं प्रोडक्शन इंक्रीज होकर 20 हो गई, ठीक है, और 3 कर रहे हैं तो 36 हो गई, 4 48। सो दिस इज हाउ 5th पे 55 एंड देन 60 एंड इफ यू हैव 8th लेबर सो इट इज 56, ओके। नाउ एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्टिविटी जो मैंने आपको बताया टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर और नंबर ऑफ लेबर, राइट। सो टेक फर्स्ट रो, सो टोटल प्रोडक्शन इज 8 and number of labor is 1. So what is the average productivity, right? So average production is 8 divided by 1, okay, so that is 8. So second worker की total production जो थी वो 20 है, ठीक है। सो 2 ने मिलकर 20 किया, सो एवरेज क्या हो गई 20 डिवाइडेड बाय 10 एंड देन 36 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन 48 डिवाइडेड बाय 4 12 एंड देन 55 डिवाइडेड बाय 5 11 एंड इसी तरह से आपकी एवरेज प्रोडक्शन आ रही है। और तीसरा जो है वो मार्जिनल प्रोडक्शन है, ठीक है। सो मार्जिनल प्रोडक्शन में आप देखें जब हमने एक लेबर हायर किया, ठीक है, तो आप देखें कि हमारा जो प्रोडक्शन थी 8 थी, 2 की है तो 20 हो गई। सो दूसरे का नेट
चेंज कितनी आई दूसरे प्रोडक्शन में दूसरा लेबर हायर करने से, दैट इज 12. सो माइनर प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेकंड लेबर इज 12. इस तरह से जब 3 हायर किए तो ये इंक्रीज हो गई 36 हो गई. ठीक है, 36 होने से आपने देखा जब 2 हायर किए थे तो 23 हो गए तो 36 हो गई. इट मीन नेट चेंज क्या आई तीसरा लेबर लेने से, दैट इज 16. So minor productivity of third labor is 16, and this is how we calculated the minor productivity as well. You can see in column 4. Okay, so now आप देखें जैसे जैसे आप लेबर हायर करते जा रहे हैं, जब एक मजदूर था तो प्रोडक्शन 8 थी. ठीक है, दूसरा मजदूर आएगा तो उसकी नेट प्रोडक्शन 12 है. ओके, सो इसका मतलब है पहले की निस्बत दूसरे मजदूर से आपने ज्यादा प्रोड्यूस किया. ठीक है, ज्यादा प्रोड्यूस किया में ज्यादा रिटर्न आया आपको. ठीक है, और तीसरा तो आप देखा माइनर प्रोडक्शन 16 है तो आपने देखा कि पहले की निस्बत दूसरे ने, दूसरे की निस्बत तीसरे ने. ठीक है, प्रोडक्शन जो है माइनर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, यानी कि रिटर्न जो है लेबर से जो आपको मिल रहा है वो इंक्रीज हो रहा है. तो आप इसको इंक्रीजिंग रिटर्न कह नहीं सकते क्या? ठीक है, तो आप देखेंगे दिस इज द सो आपको ग्रीन डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, ये स्टेज 1 है. इसमें देखें कि जैसे जैसे हम जो है मज़दूर या वर्कर्स पहले से ज़्यादा जो है हायर कर रहे हैं तो उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है नेट प्रोडक्शन जो है जैसे माइनर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, इसका मतलब और उसमें देखिए कंपेयर कीजिए एवरेज के साथ तो जो इंक्रीज़ है माइनर में वो एवरेज से ज़्यादा है. ठीक है, इसलिए जो है मैंने बताया था कि माइनल इंक्रीज इन माइनल इज माइनल कर्व जो है वो ऊपर होगा. ठीक है, और एवरेज कर्व नीचे होगा. ठीक है, और फिर जो देखें कि इट मीन के माइनल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्शन इन फेज 1. ओके, सो फेज 2 में देखिए, उसमें देखिए कि अब माइनल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हुआ लेकिन तेज़ी के साथ, और एवरेज भी डिक्रीज हुआ लेकिन 19 में कम जो है उसमें जो है तेज़ी के साथ हुआ. इसके अब देखिए कि माइनर प्रोडक्टिविटी इज लेस देन एवरेज प्रोडक्टिविटी. ओके, सो माइनर प्रोडक्शन इज लेस देन एवरेज प्रोडक्शन. ओके, सो या माइनर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज लेस देन एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. सो दिस इज द स्टेज 2. और इसमें देखेंगे रिटर्न्स जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गए. ठीक है, और फिर आप थर्ड में देखें कि माइनर प्रोडक्टिविटी 0 हो गई और average productivity that is still positive, right? So if we hire the 8th labor, minor productivity will become negative. So this is how we can explain the law of variable production, right? Sorry, law of variable proportion. So production में आपने देखा law of variable proportion में देखा कि पहले जो फेज है उसमें माइनर प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्टिविटी, और या माइनर प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्शन, और सेकंड में माइनर प्रोडक्शन इज लेस देन एवरेज प्रोडक्शन, और थर्ड में आप कह सकते हैं कि जब माइनर प्रोडक्शन 0 हो गई, और फोर्थ स्टेज जब माइनर प्रोडक्शन नेगेटिव हो गई. ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ओके, दिस इज हाउ we can draw the relationship we have already explained in previous slide. So वही ये हम तो देखें, आप स्टेज 1 देखें, टोटल ये जो ऊपर ग्रीन लाइन आपको टॉप पर नज़र आ रही है. ठीक है, ये टोटल प्रोडक्शन और लेबर का जो है रिलेशनशिप बताया गया, और उसमें देखें कि इनिशियली ये इंक्रीज़ होती है और इंक्रीज़ होती होती फिर मैक्सिमम पे पहुँच के डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है. ठीक है, सो स्टेज 1 पे आप देखें जो है वो जो बॉटम डायग्राम है उसको देखें, MP इज़ ग्रेटर देन AP. सो रेड लाइन इज़ बेसिकली माइनर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और माइनर प्रोडक्शन, और जो ब्लू लाइन है वो एवरेज प्रोडक्शन है. सो माइनर प्रोडक्ट MP is greater than AP. So at B point आप एग्जैक्ट देखें दोनों ये इक्वल हो गई. Then what happened? AP is greater than MP. Okay, so average production is greater than minor production, right? So फिर उसके बाद आप देखें MP जो है वो 0 हो गई, और फिर ये x एक्सिस से नीचे की तरफ यानी कि नेगेटिव क्वाड्रेंट में चली गई. ठीक है, so आपको होपफुली ये जो है वो रिलेशनशिप अब देखें मुख्तलिफ पॉइंट्स को हम किस तरह से एलेबोरेट करते हैं. Okay. First of all, increasing return. Increase in output more than proportionate to increase in input. यानी कि जिस प्रोपोर्शन से हम इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट उस प्रोपोर्शन से ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है.
ठीक है। जिस प्रोपोर्शन से हम इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट उस प्रोपोर्शन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न इसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ द ऑप्टिमल पॉइंट इन एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पर, जहाँ पर एवरेज और मार्जिनल इक्वल हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल पॉइंट, ओके। ये एम्प्लॉयमेंट का ऑप्टिमल पॉइंट है, ओके। देन नेक्स्ट स्टेज इज कांस्टेंट रिटर्न, राइट। सो कांस्टेंट रिटर्न इंक्रीज इन आउटपुट प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन इनपुट, जिस प्रोपोर्शन से इनपुट बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन से आउटपुट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रिटर्न हो, जिस प्रोपोर्शन से इनपुट बढ़ा रहे हैं उस प्रोपोर्शन से ज्यादा आउटपुट बढ़ रही है तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न। और जिस प्रोपोर्शन से इनपुट बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन से आउटपुट बढ़ रही है, ये क्या होगा आपका कांस्टेंट रिटर्न। और थर्डली आप देखिए देन डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि इंक्रीज इन आउटपुट लेस देन प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन इनपुट। सो अब आउटपुट जो है इनपुट की निस्बत जो है वो कम बढ़ रही है, यानी कि अब आप ज़्यादा आउटपुट लगा के कम इनपुट आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये आप लॉ ऑफ जो इंक्रीजिंग कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी आपको होपफुली समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो जब आप इनपुट बढ़ाएं और आउटपुट जो है वो बढ़े लेकिन जिस प्रोपोर्शन से इनपुट बढ़ाया उससे ज़्यादा बढ़े तो इंक्रीजिंग रिटर्न, जिस प्रोपोर्शन से इनपुट बढ़ाया उसी प्रोपोर्शन से आउटपुट बढ़ा तो ये कांस्टेंट रिटर्न, जिस प्रोपोर्शन से इनपुट बढ़ाया उससे कम प्रोपोर्शन से आउटपुट बढ़ा डिक्रीजिंग रिटर्न। हियर वी गो, तीनों आपको होपफुली समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब इस लॉ की कुछ अजम्पशंस हैं, ओके। फर्स्ट अजम्पशन, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में कोई चेंज ना आए, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी में चेंज आएगी, ठीक है, तो अब आप मजीद लेबल लगाएंगे या मजीद इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट जो है वो डिक्रीज होने की बजाय बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई तो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग है वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आई और यानी कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आए तो डेफिनेटली आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। तो आप कहेंगे ये थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज के ऊपर जो है वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई, बेहतर टेक्नोलॉजी, तो आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये हमारी अजम्पशन है कि देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, ओके। एक फैक्टर जो है वो वेरिएबल है, रेस्ट जितने भी हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, एक फैक्टर वेरिएबल है, ठीक है। अगर लेबर है, ठीक है, तो कैपिटल और लैंड और ऑर्गेनाइजेशन वो जो है वो कांस्टेंट है, ओके, उसमें कोई चेंज नहीं है, तब ये लॉ जो है वो जो है एप्लीकेबल है, ठीक है। वेल नाउ अब आप देखिए कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल deals with effect on output when all input changes simultaneously in same ratio, double, triple or something like that, okay। फिर हम देखते हैं larger the scale of activities lower generally the cost of achieving output, okay। so जैसे जैसे आप बड़े पैमाने पे काम करते जाएंगे ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती चली जाती है, ठीक है। ये हम आपको यकीनन बहुत अच्छी तरह से बताएंगे जब हम कॉस्ट का जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली देखें लॉ स्केल के ऊपर जो है ना वो कॉस्ट कम होती चली जाती है, ठीक है। और वैसे मैं आपको जनरली नॉलेज के लिए बता दूं ये यू शेप्ड होता है, ठीक है, कम की तरफ आता है, ठीक है। तो लॉ स्केल पे काम करेंगे तो आपकी जो आउटपुट जो है जो आप अचीव करना चाहते हैं वो कम से कम कॉस्ट पर की जा सकती है, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइजेज फ्रॉम लार्ज स्केल एक्टिविटी। अब जब बड़े पैमाने पे काम करते हैं तो इकोनॉमीज भी आपको हासिल होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। बस जनरली हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो आपको तफसीलन बताएंगे फर्म के जो लेक्चर में, लेकिन जनरली आपको बता देते हैं हल्का सा एक कंसेप्ट के। देखिए अगर आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और उसके लिए आप प्रोडक्शन जो है ना डेली 100 मार्कर्स दे रहे हैं, ठीक है, और आपने एक चौकीदार रखा हुआ, ओके। अब देखिए अब उसके अंदर आपने उसी कारखाने के अंदर 2 मशीनें रख ली हैं, 3 रख ली हैं, 4, प्रोडक्शन जो है वो 500 कर लिया, ठीक है, लेकिन चौकीदार तो एक ही रहेगा ना, ओके। सो ये कास्ट आप देखें कि जैसे जैसे बड़े पैमाने पे हो रही है जो फिक्स्ड कास्ट है ना वो फिक्स होने की वजह से जो है वो आप कम से कम होती चली जा रही है। सो प्रोडक्शन बड़े स्केल पे होती चली जाएगी तो उससे कास्ट जो है वो कम होती चली जाएगी, ओके। सो इसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं, लार्ज स्केल पे ज्यादा इकोनॉमीज होती हैं, ओके। नाउ लॉज ऑफ रिटर्न्स हमें जो है वो उससे क्या होता है, यानी कि इकोनॉमीज रिजल्ट फ्रॉम एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अगर हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करेंगे, ठीक है, तो हमें इकोनॉमीज
मिलेंगी, ठीक है। और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको पूरे तरह से इस्तेमाल करें ऑप्टिमली, राइट। सो ठीक, जैसे आपके पास 2 कारखाने हैं तो पूरे 2 कारखाने इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में आपको और बताएं, ट्रू ओनली अप टू अ पॉइंट, एक हद तक ये ट्रू है, ठीक है। देन डिसइकोनॉमी सेट इन, फिर उसके बाद ये डिसइकोनॉमी शुरू है। अगर एक खास हद स्केल से आप काम को और फैला दें तो फिर डिसइकोनॉमीज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। देयर आर 3 स्टेजेस, राइट। इंक्रीजिंग रिटर्न, माइनर रिटर्न राइज करते हैं। कांस्टेंट रिटर्न, माइनर जो रिटर्न है वो कांस्टेंट रहते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न, माइनर रिटर्न डिमिनिश करते हैं। तो ये 3 आपने देखा स्टेजेस लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की हमने बताई, ठीक है। स्केल बड़ा होगा इकोनॉमीज ज़्यादा होंगी, ठीक है। स्केल कम होगा इकोनॉमीज कम होंगी। लेकिन याद रखिएगा कि ये बात सिर्फ उस वक्त तक सच है कि जब एक हद तक जो है, एक हद तक ये ठीक है। लेकिन अगर इफ़ यू एक्सपैंड एक्टिविटीज़ फर्दर देन दैट, राइट, तो फिर ये मुमकिन है सही ना रहे। लुक एट दिस, अब देखिए, एक वर्कर है और 3 घंटे काम कर रहे हैं, ओके। 2 वर्कर हैं और 6 घंटे काम कर रहे हैं। इस तरह से 3 वर्कर 9 घंटे, 4 वर्कर 12 घंटे। देखिए, मैं एक वर्कर बढ़ता चला जा रहा है और 3 आवर्स ऐड होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब टोटल प्रोडक्ट या रिटर्न देखें, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट जो है 200 है, ठीक है। अगर एक वर्कर 3 घंटे काम करता है तो हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो 200 है। और अगर वो 2 वर्कर 6 घंटे काम करते हैं तो विल गेट 500। 3 वर्कर 9 आवर्स काम करते हैं, 900। लाइकवाइज 4 वर्कर 12 आवर्स काम करते हैं, 1400। ये आपको कॉलम जो है वो कॉलम 2 में आपको दिखाई दे रहा होगा रिटर्न्स आपके, और कॉलम 1 में वर्कर्स और वो कितने घंटे काम करते हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी आप देखें, ये जब आपकी टोटल प्रोडक्ट, एक मजदूर और 3 घंटे काम कर रहा था, टोटल प्रोडक्ट थी आपकी, या टोटल रिटर्न था 200, और माइनर कितना होगा 200, राइट, नेट। और फिर अगर टोटल प्रोडक्ट या टोटल रिटर्न बढ़कर 500 हो गया है, ठीक है, 2 मजदूर और 6 घंटे की वजह से, तो मार्जिनल नेट चेंज कितनी आई 500 माइनस 200, राइट। और अगर थर्ड वर्कर हमने हायर किया तो 900 माइनस 500 दैट इज 400, एंड देन 1400 माइनस 900 दैट इज 500। सो आप देखिए, ये ब्लैक जो सेगमेंट है इस शेड्यूल के अंदर, उसमें देखें कि माइनर प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। माइनर रिटर्न क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपको स्टेज 1, राइट। सो माइनर प्रोडक्ट या माइनर इंक्रीज करता है। सो ये सेकंड सेगमेंट देखें, इसका कलर लाइट ब्लू है, ठीक है। सो 5 वर्कर्स एंड 15 आवर, राइट, एंड 6 वर्कर प्लस 18 आवर। उसमें आप देखिए कि टोटल प्रोडक्ट जब 4 से 5 हुआ तो ये 1400 से 1900 हो गई, और जब 5 से 6 हुआ 2400 हो गई, देखिए। तो नेट आप देखें 5th एंड 6th की 500 है, ठीक है। 4th, 5th एंड 6th माइनर रिटर्न जो है वो 500 है, ओके। सो दिस सेगमेंट शोज के जो रिटर्न है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। आप एक लेबर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उससे जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और आप थर्ड को देखें, जो पिंक कलर है, ओके। सो इसमें देखें कि 7th, 8th और 9th वर्कर, 7th है वर्कर जो है वो काम कर रहा है, तो ये 7 वर्कर्स प्लस 21 आवर्स, यू आर गेटिंग टोटल रिटर्न 2800। 8 वर्कर एंड 24 आवर है तो 3100 है आपका रिटर्न, और 9 वर्कर एंड 27 आवर है तो इट इज़ 3200, ओके। सो अब आप देखें मार्जिनल रिटर्न देखें तो 7th वर्कर, 7th, 8th और 9th का 400, 300 एंड 100, तो मार्जिनल रिटर्न क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 3 स्टेजेस आपको नजर आई। ब्लैक वन माइनर रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, देन ब्लू वन माइनर रिटर्न जो है वो कांस्टेंट है, देन द थर्ड वन दैट इज पिंक वन माइनर रिटर्न डिक्रीज हो रहा है। सो पहले फेज में इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न, राइट। सो दीज आर द 3 phases, right? So stage of increasing return, the first one, the blue one, the second stage of constant return, the third pink one is stage of decreasing return. तो ये आपको
अब देखिए यही बात हम इस डायग्राम से, सो मार्जिनल आउटपुट आपके वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे जो आपने इनपुट है, ओके। तो आप देखें कि पहले मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करती है, फिर ये कांस्टेंट रहती है, फिर ये डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एंड स्टेज 3, तीनों स्टेजेस होपफुली आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। नाउ ऑप्टिमल पॉइंट आप देखें, ऑप्टिमल पॉइंट आपका 6th छठा पॉइंट है, छठा इनपुट इज द ऑप्टिमल पॉइंट, यू नो। ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट जो है ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर है, ठीक है। अगर आप इससे आगे की तरफ जाएंगे तो मार्जिनल क्या करना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो डिसइकोनॉमी स्टार्ट हो जाएंगी। सो लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, डिसइकोनॉमी स्टार्ट्स ऑपरेटिंग एज स्केल ऑफ एक्टिविटी इज रेज्ड बियॉन्ड ए पॉइंट। सो इस पॉइंट से, ऑप्टिमल पॉइंट से आगे की तरफ जाएं तो डिसइकोनॉमी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। Optimum mix of input to achieve the result varies with the degree of result desired. Okay. Applicable in long run. ये long run में applicable है, ठीक है। Now production possibility analysis, ठीक है। अब इससे पहले कि हम इसको तफसीलन देखें, इसको समझने की जो है वो कोशिश करें, हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ये जो लफ्ज़ है ना, इसको ज़रा आपको और से देखें, ठीक है। यानी कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, ओके, बाय यूजिंग आवर रिसोर्सेज हम क्या ऑप्शन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है कि अगर फ़र्ज़ कर लें हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं, ओके, कुछ रिसोर्सेज हमें मालूम हैं, उनको हम इस्तेमाल करके दो चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं। एक एक्सट्रीम हो सकती है कि सिर्फ वो सारे के सारे रिसोर्सेज एक चीज़ को प्रोड्यूस करने पे लगा दिए जाए। दूसरी एक्सट्रीम हो सकती है कि सारे के सारे रिसोर्सेज दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करने पे लगा दिए। दरमियान में डिफरेंट कम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट कम्बिनेशन होंगे और दो एक्सट्रीम्स, अगर उन पॉइंट्स को मिलाया जाए ना तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है, कि रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम कौन से कम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। सो इसको एनालाइज करने के लिए हम देखें, सो हमने जो है अपने गिवन रिसोर्सेज से मैक्सिमम रिजल्ट लेने हैं। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एनालिसिस हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि किस तरह से हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं बाय यूजिंग गिवन रिसोर्सेज, ठीक है। अब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमने उसको किस तरह से जो है उसको ऑप्टिमली यूज करना है उन रिसोर्सेज को। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एनालिसिस डिटरमिन्स मैक्सिमम रिजल्ट पॉसिबल विद इन गिवन रिसोर्सेज, resource allocation, okay. Analysis of one input, 2 output, 1 input and 2 output case, right. Then determines most efficient combination of 2 from maximizing result within given one input, okay. So देखिए बात इस तरह से है कि ये हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एनालिसिस हमें क्या क्या उससे, एक तो हमें ये पता चलता है कि हम अपने गिवन रिसोर्सेज से जो है वो कौन से मुमकिना प्रोडक्शन के कम्बिनेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये है कि याद रखिएगा ये एक इनपुट और 2 आउटपुट की मदद से ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। और ये फिर हमें आखिर में बताएगा कि कौन सा कम्बिनेशन है जो बेहतर तरीन जो है वो हो सकता है, ठीक है। सो हम इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या और टेक्निक मेक्स यूज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स, ये हम देखेंगे, राइट। नाउ लेट हम एक अज्यूम करते हैं, ठीक है, एलोकेटेड बजट है C crore, means C something, any assume something, let's say 300 crores, okay. C is some digit, right. So allocate budget 3 crores और हमारे पास ऑप्शंस बताता हूँ आपको, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफेंसिव पोटेंशियल एंड डिफेंसिव पोटेंशियल, ठीक है। ये आप इस तरह से डिफेंस के अंदर देखें 2 पोटेंशियल्स हम आमतौर पे देखते हैं। एक ये कि आप आगे बढ़ के हमला करने की सलाहियत, ठीक है। दूसरी सलाहियत क्या हो सकती है कि आप हमला ना करें लेकिन कोई हमला करे तो उसको बेहतर तरीके से डिफेंड करने की सलाहियत, ओके। सो
दो ऑप्शंस कौन से हैं, ऑफेंसिव पोटेंशियल और डिफेंसिव पोटेंशियल, ठीक है। और बजट कितना है, 100 करोड़। ओके ओके, या ये 100 करोड़ आई एम सॉरी, ये सारा का सारा 100 करोड़ जो है हम जो है वो जो अपना ऑफेंसिव पोटेंशियल है ना उसको बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं, या ये सारे का सारा बजट डिफेंसिव पोटेंशियल पे लगा सकते हैं, या कुछ हिस्सा ऑफेंसिव पे और कुछ डिफेंसिव पे, ठीक है। ज्यादा ऑफेंसिव पे कम डिफेंसिव पे, ठीक है, या बराबर, राइट, जितना ऑफेंसिव पे उतना ही डिफेंसिव पे, या ये है कि ज्यादा डिफेंसिव पे और कम ऑफेंसिव जो है पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, विल सी लेटर। ओके, नाउ अब 100 करोड़ से 400 जो है वो यूनिट्स ऑफेंसिव पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है जी, यानी कि 400 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं ऑफेंसिव पोटेंशियल के लिए, और 930 डिफेंसिव पॉसिबल है, ठीक है। सो 100 करोड़ को हम इधर 400 हम जो है वो ऑफेंसिव पोटेंशियल और 930 डिफेंसिव पोटेंशियल पॉसिबल देख सकते हैं, ठीक है, अटेन कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब डिफेंस प्लानर क्या करते हैं, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन का एक शेड्यूल बनाते हैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव का। देखिए किस तरह से, लुक एट दिस, ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कॉलम, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में ऑफेंसिव पोटेंशियल और तीसरे कॉलम में डिफेंसिव पोटेंशियल। ओके, सो ए कॉम्बिनेशन आप सारे के सारे जो आपका 100 करोड़ था वो आपने ऑफेंसिव पोटेंशियल पर लगा दिया, तो 400 आपको ऑफेंसिव आपका जो है ऑफेंसिव पोटेंशियल जो है 400 यूनिट। ओके, और अगर ई जो लास्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज, अगर सारे का सारा हम डिफेंसिव पे लगाएं तो 940। ओके, सो ये एक्सट्रीम केसेस हैं कि सारे का सारा और 0 लगाएं हम डिफेंसिव पे, ए कॉम्बिनेशन, और सी कॉम्बिनेशन 0 एंड 940। लुक एट द ये अब डिफेंस के लोग, डिफेंस एनालिस्ट किस तरह से ये देखें, बी कॉम्बिनेशन 3 एंड 520, सी कॉम्बिनेशन 200 एंड 730, डी कॉम्बिनेशन 100 एंड 870, E combination, that extreme combination, that is 0 and 940. So these are the different combination, right? So अब आप देखें इन सारे कॉम्बिनेशन को हमने ड्रॉ किया तो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आ गया। इन सारे कॉम्बिनेशंस को हमने ड्रॉ किया तो हमारे पास प्रोडक्शन जो है पॉसिबिलिटी कर्व। तो वाई एक्सिस के ऊपर हम ऑफेंसिव पोटेंशियल और एक्स एक्सिस पे डिफेंसिव पोटेंशियल। अगर हम ऑफेंसिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो हमारा डिफेंसिव पोटेंशियल कम हो जाएगा, अगर हम डिफेंसिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो ऑफेंसिव पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ये इनमें उलट रिलेशन है। सिंपल सी बात है, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अगर आप जो है एक चीज़ पर ज़्यादा जो है वो खर्च करेंगे तो दूसरी पर कम हो जाएगा। ओके, सो लुक एट दिस नाउ, ये जो कॉम्बिनेशन है इनको हमने ज्वाइन किया तो कॉम्बिनेशन ऑफ पीपी कर्व, ये जो पीपी कर्व है, पीपी कर्व मीन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, combination of PP curve are the utmost that budget can fetch. So इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हम ये अटेन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफेंस और डिफेंस के कॉम्बिनेशंस के दरमियान हम ज़्यादा से ज़्यादा ये अटेन कर सकते हैं। देखिए नाउ अब ये जो आईज है, I1, I2 और ये नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये वो कॉम्बिनेशन है जो हमें बेहतर तरीन जो कॉम्बिनेशन नहीं दे पा रहे, ठीक है, नॉट गेटिंग बेस्ट आउट ऑफ द बजट। हम बजट को इस्तेमाल करके हम बेहतर तरीन जो है आउटपुट या उसे गेन नहीं कर रहे, ठीक है। और इस ग्रीन लाइन जो पीपी कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, इससे बाहर ऊपर की तरफ जितने पॉइंट्स होंगे, जैसे कि ये एक ब्लू सा पॉइंट अपीयर हुआ, राइट, सो ये नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन हमारी फिजिबिलिटी में आता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 100 करोड़ है, ये 100 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। अगर हमने इसको अटेन करना है तो हमें 100 करोड़ में कुछ और पैसे, यानी कि जो अज्यूम किया था 100 करोड़ में कुछ और पैसे ऐड करने पड़ेंगे। जैसे कि ये देखें, लुक एट दिस इज पीपी कर्व फॉर बजट C plus X crore, some we added in the resources, okay, then we can attain that blue point, okay, that blue point now will become कि वो हम जो है हम हमारे वो जो फिजिबल एरिया में आ गया, ठीक है, ऑप्टिमम एरिया में आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हमें we have to add the resources,
ये कनकेव नेचर इसकी होती है, कनकेव सी इसकी शक्ल होती है। इंडिफरेंस कर्व मैंने आपको बताया ना कन्वेक्स होती है, उसकी उलट कनकेव होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है MRT, अमाउंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट गिवन टू अचीव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अदर, एक को यानी कि ऑफेंसिव को छोड़कर एक यूनिट, डिफेंसिव का एक यूनिट बढ़ाने में जो है ना, इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। देखिए आप सर, E1 E2 राइट, लुक एट दिस, ओके। अब देखें, right, perpendicular or base, the same way we can calculate the slope, okay. Well, all combination on PP curve efficient, which to choose। अब ये एक क्वेश्चन आपके जहन में आ गया, ठीक है, कि जितने भी पॉइंट्स हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर वो एफिशिएंट हैं, ओके, क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करके ये सारे कम्बिनेशन हम जो है वो अचीव कर सकते हैं, ओके, या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा कम्बिनेशन जो है वो बेहतर तरीन होगा, ठीक है। तो ये बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इनडिफरेंस कर्व याद दिलाता हूँ, ओके। इनडिफरेंस कर्व जो मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा कर्व होता है, सो विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स से x and y which gives same level of satisfaction to consumer। So indifference curve is a curve which shows combination of two goods which gives same level of satisfaction to consumer। Do you remember indifference curve, right? So x और y के ऐसे combination जो consumer को same level of satisfaction देते हैं। तो मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करवाया, अभी मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, देखिए। So ये एक indifference curve है, right? All points yield equal level of military utility और effectiveness, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी हैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव पोटेंशियल के all combination which give same level of satisfaction, right, same level of defense to that country, okay। So all combination from A to D, A B C D, by joining these, these are different combinations, right, which is providing same level of defense, ओके। सो ये कम्बिनेशन किस चीज़ के, ऑफेंसिव पोटेंशियल और डिफेंसिव पोटेंशियल के ऐसे कम्बिनेशन है जो सेम लेवल ऑफ डिफेंस दे रहे हैं कंट्री को, ओके। सो कोई भी कंट्री इन पॉइंट्स के ऊपर होगा तो सेम लेवल ऑफ डिफेंस होगा, ओके। सो इन डिफरेंस कर्व ऑल पॉइंट्स यील्ड इक्वल लेवल ऑफ मिलिट्री यूटिलिटी और इफेक्टिवनेस। डिसीजन मेकर इनडिफरेंट टू चॉइस बिटवीन एनी कम्बिनेशन। इनके ऊपर कहीं भी हो तो डिफेंस मेकर कहेंगे इट्स फाइन बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द सेम लेवल ऑफ डिफेंस, ओके। वेल, सो ये आपको बता रहे हैं सेम लेवल ऑफ डिफेंस के बारे में, ठीक है। ये सारे कम्बिनेशन आपको एक तरह की जो है ना वो दिफा की सलाहियत दे रहे हैं, ओके। नाउ देखिए, दीज आर डिफरेंट आईसीस, ओके। तो आपको मैप याद है ना कि हर नीचे वाले से ऊपर वाली इंडिफरेंस का ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखती थी, इसी तरह से हर नीचे वाले से ऊपर वाला इंडिफरेंस का इधर जो है ज़्यादा लेवल ऑफ उसमें ज़्यादा पोटेंशियल मीन इस तरह से इफेक्टिवनेस है, ज़्यादा लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस है, ओके। नाउ these are the remember all I points in this diagram ये inefficient है, ओके। अच्छा, और जो पीपी कर्व के ऊपर है, ठीक है, वो सारे न सिर्फ पॉसिबल है बल्कि ऑप्टिमल है, ठीक है, बेहतर तरीन है। और पॉसिबल क्यों? क्योंकि हम रिसोर्स अपने इस्तेमाल करके इस जो पीपी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसको अचीव कर सकते हैं, ओके। नाउ दिस इज द इंडिफरेंस कर्व्स, ओके। सो लुक एट द अब ई जो आपका पॉइंट है वो पॉसिबल भी है और ऑप्टिमल भी है, और IC3 को वो टेंजेंट भी बना रहे हैं, ओके। PP curve shows all combination at most that budget can fetch, ओके। यानी कि एफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंट है। नाउ indifference curve shows all combination having equal level of military utility or effectiveness, okay। So indifference curve equal level of military utility या effectiveness का बता रहा है, okay। So PP curve आपका बता रहा है कि आपकी effective efficiency, okay, optimal है, okay, efficient है, most efficient। और जो equal level of military utility क्या बता रहा है? Indifference curve, right? So that is the E point where indifference curve and production possibility curve tangent बन रहे हैं, ठीक है।
तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों टेंजेंट बना रही है, ठीक है, इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी। सो दिस इज द पॉइंट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ऑलराइट। सो अब देखिए नेशनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट, अगर हम नेशनल सिक्योरिटी पे ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो कंट्री को डेवलप करने के लिए हमारे पास पैसे कम बचेंगे। अगर कंट्री को डेवलप करने के लिए पैसे ज़्यादा लगाएं तो डिफेंस के लिए कम बचेंगे। ओके, सो हमें पॉलिसी मेकर को इसमें जो है ना वो बहुत दिक्कत का सामना होता है कि क्या गुर्बत मिटाने के लिए पैसे उधर ज़्यादा खर्च करें, तो गुर्बत मिटाने के लिए अगर पैसे ज़्यादा खर्च करके डेवलपमेंट लाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इनके हम वनरेबल हो जाएंगे, बाहर हमारा डिफेंस कमज़ोर हो जाएगा, तो दुश्मन जो है हम पर जो है वो बुरी नज़र जो रखता है वो हम पर हमलावर हो सकता है, हमें नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है। तो वो क्या डेवलपमेंट की तरफ जाए या लेवल ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ाए, ठीक है। सो ये जो है ना एक डिलेमा है जिसमें हम देखते हैं कि हमें ये क्वेश्चन हर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली हमारे सामने ये क्वेश्चन रहता है कि हम अपना रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा करें या लेवल ऑफ सिक्योरिटी ज़्यादा करें। अब ये दो जो ऑप्शन है, आप देखें आप इस तरह से इन दोनों को हम जो कर्व जो हम प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी पीपी कर्व है, ठीक है, ये अब इंडिफरेंस कर्व जो ये बता रही है नेशनल इंटरेस्ट, राइट। सो ये नेशनल इंटरेस्ट की डिग्री टू विच नेशनल इंटरेस्ट आर मैट, ये डिग्री, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट क्या है, डिफेंस क्या है, नेशनल इंटरेस्ट, और डेवलपमेंट क्या है, नेशनल इंटरेस्ट। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशन नेशनल इंटरेस्ट के बता रहे हैं, ठीक है। हर नीचे वाला इंडिफरेंस का ऊपर वाला से जो है वो कम तर होता है या ऊपर वाला नीचे वाले से बेहतर होता है। इसका मतलब ये ऊपर वाला जो है वो उस पर नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। सो वेल लुक एट दिस। सो जहाँ पर ये पीपी कर्व जो है, ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट बना, दैट इज द सी पॉइंट, ओके। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज द पॉलिसी फिजिबल एरिया, ओके ओके। सो हम सी पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। सो सी पॉइंट हमें बता रहा है कि इंडिफरेंस कर्व शोइंग द डिग्री टू विच नेशनल इंटरेस्ट आर मेट, दैट इज IC3, एंड पॉलिसी फिजिबिलिटी कर्व बेस्ड ऑन GDP, ओके। सो जो है वो हमारी ये ग्रीन डार्क लाइन जो है जो कन्वेक्स है, ठीक है, और ग्रीन लाइन जो कनकेव है ये सी पॉइंट पर आपस में टच हो रही है, ठीक है। तो ये आपका पॉलिसी फिजिबल एरिया, ओके। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्टिमम, राइट। सो इसमें रिसोर्सेज कितने थे, GDP, ऑप्शंस क्या थी, लेवल ऑफ सिक्योरिटी और रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो आपको इन दोनों में से जो ऑप्टिमल कम्बिनेशन लेना है, ठीक है। सो वो आपका जहाँ पर सी पॉइंट है, दैट इज द पॉलिसी फिजिबल एरिया, ओके। सो ये था आज का जो है लेक्चर, और इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में न सिर्फ आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट के बारे में बताएंगे, बल्कि उनको डिराइव करना और उनको किस तरह से जो है यूज़ करना और किस तरह से ऑप्टिमल कम्बिनेशन जो है वो अटेन करना, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।